आज हम अनुच्छेद के बारे में जानते हैं कि अनुच्छेद के में कौन से अनुच्छेद में क्या संकलित किया गया है। तो हमारा पहला अनुच्छेद है 16। तो 16, 32 और 16, 32, 14 और 17 का संबंध 17 का संबंध अस्पृश्यता से किससे है? तो 17 का संबंध अस्पृश्यता है, छुआछूत। तो अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 32 का संबंध है संवैधानिक उपचार संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचार संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है? तो कानून के समक्ष। 14 का संबंध किससे है? तो 14 का संबंध है कानून के समक्ष समानता। किसके समक्ष समानता? तो कानून के समक्ष समानता। और 16 का संबंध किससे है? कि जो सार्वजनिक रोजगार हैं उसमें समान अवसर की, जो सार्वजनिक रोजगार हैं, भर्ती जो निकलती हैं या जो भी कोई सार्वजनिक पद है उसमें सभी को समान अधिकार है, ये बात का उल्लेख किया गया है। तो आइए देख लेते हैं। तो भाग 16 में किसका है? सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। 32 में संवैधानिक उपचार से संविधान की आत्मा कहा जाता है। 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। फिर 14 में क्या है? तो 14 में है कानून के समक्ष समानता। फिर 17 में तो अस्पृश्यता का अंत या अस्पृश्यता अपराध है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति किसमें निहित है? तो राज्य को बनाना और उसे समाप्त करने की शक्ति जो है ये पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट में कितने पार्ट होते हैं? तो एक लोकसभा, एक राज्यसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण करना, उनके क्षेत्र सीमाओं नाम परिवर्तन का अधिकार संसद में निहित है। तो किस अनुच्छेद में है? तो 3 में है। क्या है? तो नए राज्य का निर्माण करना है, उनकी क्षेत्र और सीमाओं के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। और जो संसदीय व्यवस्था हमने ली है वह कहाँ से ली है? वह हमने इंग्लैंड से ली है। और फ्रांस में संसद को क्या कहते हैं? तो नेशनल असेंबली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली। कहाँ पर कहा जाता है? तो फ्रांस में। किसको? संसद को। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद की संख्या है? तो अनुच्छेद कितने हैं? तो 395। कितने अनुच्छेद हैं? 395। भारतीय राज्यों का एक संघ है, कि भारत जो है एक राज्यों का संघ है। यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो यह बात संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो 1 है। संविधान के 1 अनुच्छेद में क्या कहा गया है? कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान के मूल भाग में मूल पाठ में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 8। वर्तमान में मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात का, खा, गा जोड़ने की गणना की दृष्टि से कुल अनुच्छेदों की संख्या लगभग 465 हुई है, परंतु मूल अनुच्छेद जो है वो 395 ही माने जाते हैं। तो भारत राज्यों का संघ है, यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो अनुच्छेद 1 है। कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद 1 है। भारत का है राज्यों का संघ। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। यूनियन ऑफ स्टेट होगा, यूनियन ऑफ स्टेट है। अच्छा, ये हमने शब्द कहाँ से लिया है? कनाडा के लिए। कनाडा से हमने जो है संघात्मक व्यवस्था ली है। वैसे संघात्मक व्यवस्था का जनक किसे मानते हैं? तो अमेरिका को माना जाता है, लेकिन जो हमने व्यवस्था ली है वो कनाडा से ली है। अब भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। किस अनुच्छेद में? तो 1 में। तो राज्य और उसके कार्य क्षेत्र वे होंगे, राज्य का उसके कार्य क्षेत्र वे होंगे जो पहले अनुसूचित में निर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य के राज्य क्षेत्र और उनकी पहली अनुसूची, राज्य के राज्य क्षेत्र और उनकी पहली अनुसूची। तो राज्य के राज्य क्षेत्र में वे पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। तो अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में का में राज्यों के राज्य क्षेत्र का वर्णन है। तो राज्य के राज्य क्षेत्र का वर्णन है पहली अनुसूची में। फिर खा में है पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ और राज्य हैं। फिर गा में ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो
जो अर्जित किए जाएं और समाविष्ट होंगे, मतलब कोई अन्य राज्य को समाविष्ट किया जाएगा तो वो इसी में अर्जित हो जाएगा। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? कौन सा अनुच्छेद 2? भारतीय संघ में नए राज्य का प्रवेश और स्थापना से संबंधित है, कि जो भारत का संघ है उसमें नए राज्य और उसकी स्थापना से संबंधित है। भाग 2 किससे संबंधित है? तो नए राज्य का प्रवेश और स्थापना से संबंधित है। तो 3 अनुच्छेद में क्या है? तो अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य की क्षेत्र सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन से क्या उपबंध होता है? तो अनुच्छेद 3 में क्या है? राज्यों का निर्माण है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र है, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन से संबंधित उपबंध करना है। परिवर्तन से संबंधित उपबंध करना है। परिवर्तन से संबंधित उपबंध करना है। तो अनुच्छेद 4 में किसका वर्णन है? अनुच्छेद 4 में तो 4 में क्या है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन तथा अनुपूरक और अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। फिर से समझते हैं कि अनुच्छेद 4 में क्या है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, जो पहली है और चौथी अनुसूची है, इसमें संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक तथा परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए, मतलब जो भी पहली और चौथी अनुसूची है इसमें जो अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषय हैं उनसे संबंधित जो 2 अनुच्छेद और 3 अनुच्छेद के अधीन बनाई गई विधियां हैं उनको 368 के प्रयोजन के लिए संविधान में संशोधन नहीं समझा जाएगा। तो 368 में क्या है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। कहाँ से? तो जर्मनी के वीमर संविधान से। यहाँ इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ है। भारत का है तो राज्यों का संघ है, कहा गया है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में है। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत का वर्णन करता है राज्यों का संघ। भारत का है तो भारत जो है वो राज्यों का संघ है। किस अनुच्छेद में वर्णन करता है? तो अनुच्छेद कौन सा है? वो अनुच्छेद 1 है। कौन वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 1 वर्णन करता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद कुल कितने थे? तो अभी हम आपको बता चुके हैं उनके अनुच्छेद की संख्या 395 है। तो भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया? भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। भारत के संविधान में भारत को निम्नलिखित में क्या घोषित किया गया है? तो भारत के संविधान में भारत को क्या घोषित किया गया? राज्यों का एक समूह है, राज्यों का एक यूनियन है, एक समूह है, यह भारत को घोषित किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार संबंधी नियम को शक्ति प्रदान करता है? तो इंडियन का कौन सा जो है एक्ट है जो संसद को नागरिकता को अधिकार संबंधी नियमित और शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 11 है। कौन सा है अनुच्छेद? अनुच्छेद 11 है, जिसके तहत उसको शक्ति प्रदान की जाती है। देखते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति और नागरिकता से संबंधित उपबंध और सभी विषयों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इस शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1995 में बनाया गया है। भारत में वर्तमान नागरिकता संबंधी विधि का उपबंध करता है। जितने भी वर्तमान में नागरिकता संबंधी विधि बनाई जाएगी वो सब अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 11 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया? तो राज्य को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो एक्ट है 12। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 12 में राज्य को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है।
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार राज्य के अंतर्गत कौन से आते हैं? नंबर 1 भारत की सरकार और संसद। तो राज्य में कौन आएगा? भारत की जो सरकार है और संसद आएगी। नंबर 2 में है प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल। नंबर 2 में है प्रत्येक राज्य जो है 28 राज्य हैं उसकी प्रत्येक सरकार और जो विधानमंडल है। नंबर 3 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकरण आते हैं। तीसरे में कौन आता है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन जितने हैं स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण ये सब आते हैं, ये राज्य के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसमें दी गई है? तो अनुच्छेद 13 251 तथा 254। अनुच्छेद 13 251 तथा 254 में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 13 है, 251 है, 254। अनुच्छेद 13 251 254। देखते हैं उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 13 254 तथा 251 254 से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान होती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या होती है? प्रदान होती है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार के असंगत विधियों को शून्य घोषित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार से असंगत जो विधियां बनेंगी, जो मूल अधिकार से मेल नहीं खाएंगी, उनको शून्य घोषित करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, सुप्रीम कोर्ट को है। अनुच्छेद 251 और 254 में संघीय और राज्य विधियों में विसंगतियां होने पर तो संघ और राज्य की जो विधियां हैं यदि इसमें कोई विसंगत हो गई तो राज्य विधियों के शून्य होने का प्रावधान किया गया है। तो वहाँ पर केंद्र का कानून जो है सर्वमान्य होगा और राज्य का कानून ठप मान लिया जाएगा। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्रदान की गई है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्रदान की गई। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालय CS और HS की वह शक्ति है जिसके तहत विधानमंडल द्वारा पारित कानून कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश को संवैधानिकता का परीक्षण करता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा परीक्षण किया जाता है जो कानून बनते हैं विधानमंडल द्वारा। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 13 है। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 13। इसमें न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों की सुरक्षा कवच है। तो मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कौन सा अनुच्छेद है? वो 13 है। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट जो हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। संघ द्वारा राज्य द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों से उसे रक्षित करता है जो मूल अधिकार को कम अथवा सीमित करते हैं। इसके माध्यम से न्यायालय उच्चतम या उच्च न्यायालय को मूल अधिकार से असंगत होने पर कानून को शून्य अर्थात बेकार घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है। 13 के तहत भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा संसद तथा राज्य व्यवस्थापिका के विधान सत्ता पर नियंत्रण लगाता है? तो कौन सा ऐसा एक्ट है जो संसद और राज्य व्यवस्थापिका के विधायी सत्ता पर नियंत्रण लगाता है? तब वो अनुच्छेद आपका कौन सा हो जाएगा? वो अनुच्छेद 13 है। कौन सा अनुच्छेद है? 13 है जो वो प्रतिबंधित करता है। देखो 13 में क्या? संघ और राज्य को मूल अधिकार को कम अथवा सीमित करने वाली किसी भी विधि को बनाने, प्रतिबंधित और नियंत्रित करता है। 245 के अनुसार अनुच्छेद 245 संघ और राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों क्षेत्रीय विस्तार के बारे में अनुच्छेद 246 के तहत विषय वस्तु के आधार पर विधायी शक्तियों के विवरण से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 45 200 तो संघ एवं राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्मित जो विधियों के क्षेत्रीय विस्तार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 246 में
विषय वस्तु के आधार पर विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है, विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। फिर 246 में वर्णन करता है, सातवीं सूची में भी है, सातवीं सूची में जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। सूचियों में वर्णित विषयों पर संघ और राज्य अपने अपने अधिकार क्षेत्र, संघ और राज्य अपने अपने अधिकार क्षेत्र, संघ और राज्य अपने अपने अधिकार क्षेत्र सूची का वर्णन करते हैं। इन सूचियों में वर्णित विषयों पर संघ एवं राज्य अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए कानून बनाने को विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। किसमें? तो 246 में। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार मुख्यतः किस अनुच्छेद में? तो समानता का अधिकार 14 से लगा करके 18 तक है, 14 से लगा करके 18 तक इसमें इसका वर्णन किया गया है। फिर अगला हम देखते हैं, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार 5 अनुच्छेद प्रदान किए गए हैं। तो समानता के 5 अनुच्छेद कहाँ प्रदान किए गए हैं? तो 14 से लगा करके अनुच्छेद 18 तक। तो समानता के कितने अधिकार हैं? तो कितने हैं? 5 हैं, 14 से लगा करके 18 तक, 14 से लगा करके 18 तक। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 की धारा 4 में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए कौन विशेषाधिकार देती है? तो विशेषाधिकार कौन देता है? तो केंद्र देती है और राज्य सरकार देती है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों देती हैं। कहने का मतलब है जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए जो बंद किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के उपखंड, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के उपखंड 4 के तहत पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों इन वर्गों को इसके संबंधों को आरक्षण प्रदान करती हैं तथा विशेष शक्ति प्रदान की गई। इस प्रकार से अनुच्छेद सही कौन सा है? तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों के बारे में कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा स्पष्टता का अंत किया गया है? तो स्पष्टता का अंत तो अनुच्छेद है 17, जिसमें जो स्पष्टता को एक अपराध माना गया है। तो अनुच्छेद के बारे में जान लेते हैं। 17 में क्या है? स्पष्टता का अंत है। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है, कोई उपाधि विशेष रूप से नहीं किसी को मिलेगी, 18 में कहा गया। 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर में समानता, लोक विषय के अवसर की समानता। लोक नियोजन का कोई विषय है तो उसमें अवसर को सबको समानता दी जाएगी। 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध है, विभेद का प्रतिबंध किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अनुच्छेद में सार्वजनिक सेवाओं के अवसर की समानता प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता? तो सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 16 है। तो अस्पृश्यता समाप्त की गई है, अनुच्छेद कौन सा है? वो 17 अनुच्छेद है। 17 में क्या किया गया? अस्पृश्यता का अंत किया गया है। काहे का अंत किया गया? अस्पृश्यता का। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी कौन देता है? अनुच्छेद 19 है। इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 6 प्रकार की। भाषण की स्वतंत्रता, जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोलते हैं, कहीं भी टहलने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार से नागरिकों को कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 6 प्रकार की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्रदान नहीं है? तो सभा की स्वतंत्रता बिल्कुल है, भ्रमण की स्वतंत्रता बिल्कुल है, धर्म की स्वतंत्रता ये नहीं है, क्योंकि धर्म की जो स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में है? तो धर्म की स्वतंत्रता जो है ये मूल अधिकार में है, 25 में सम्मिलित है। निवास और बस जाने की स्वतंत्रता है, निवास और बस जाने की स्वतंत्रता है। देखते हैं अनुच्छेद में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अच्छा, यहाँ मूल अधिकार में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई? तो वहाँ पर 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता।
दी गई। यहाँ पर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। नंबर 1 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। फिर 2 में शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। फिर अगला देखते हैं नंबर 3 कौन सी स्वतंत्रता है, तो संगत और संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगत या संघ बनाने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। 3 नंबर भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता है, कहीं भी मतलब भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। तो 4 में 5 में क्या है, राज्य क्षेत्र में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता है। 5 में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता है। नंबर 6 में कोई वृत्ति व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता है, कोई वृत्ति व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता है। जबकि जो इसमें धर्म की स्वतंत्रता की कहीं भी बात नहीं की गई है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से लगा करके 28 तक है, अनुच्छेद 25 से लगा करके 28 तक। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई? तो भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो 6 प्रकार कौन कौन से हैं? 6 प्रकार कौन कौन से हैं? तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से शिक्षा का अधिकार संबंधित है किस मूल अधिकार में आएगा? तो 21 के 1 में, 21 के 1 में मूल अधिकार आएगा। 21 के 1 में का आएगा? तो मूल अधिकार आएगा। संविधान के अनुच्छेद 21 के 1 में, संविधान के अनुच्छेद 21 के 1 में शिक्षा को मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। इसमें जोड़ा गया था मूल अधिकार, मूल संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत नीति निषेध तत्व में, कहाँ पर नीति निषेध तत्व में 45 में ऐड कर दिया गया। 6 से 14 वर्ष तक बालक को निःशुल्क और शिक्षा का प्रावधान किया गया। तथा मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा, 1992 में कहा को कहिस कर्नाटक राज्य कहिस मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। उसमें 2021 के तहत शिक्षा को मूल अधिकार घोषित कर दिया गया और संसद द्वारा इसे 21 के ए में संसद के द्वारा 21 के ए में भाग 3 में जोड़कर, भाग 3 में मूल अधिकार है, उसी में जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। शिक्षा के अधिकार को कैसा अधिकार घोषित कर दिया? तो मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में शोषण, भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में? शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है, 23 और 24 में है। काहे करेगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारे संविधान के भाग 3 के तहत 6 प्रकार के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। कितने प्रकार के अधिकार हैं? 6 प्रकार के। अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम बेगार को प्रतिबंधित किया गया है। इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। अनुच्छेद 24 में किसका वर्णन है? तो 24 में क्या कहा गया है? तो अल्पसंख्यक शब्द अनुच्छेद 24 में इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई थी 14 वर्ष से जो कम आयु के बालक हैं उनको कारखाने में आप नहीं लगा सकते हैं। ऐसा करने पर आपको जो है दंडित किया जाएगा, जो 14 वर्ष से कम बालक हैं। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आइए जानते हैं कि अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो है 29 और 30 में किया गया है अल्पसंख्यक। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण, 29 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, किसके हितों का संरक्षण? अल्पसंख्यक के। किसमें? तो 29 में। 30 में क्या कहा गया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं
प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार संदर्भित है कि 30 में कहा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार संबंधित है। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग 29 तथा अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 29 तथा अनुच्छेद 30 दोनों में किया गया है। उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित या स्पष्टीकृत नहीं किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करता है? तो अनुच्छेद कौन सा है? तो अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण करता है, अनुच्छेद 29 है। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 29 बंद किया गया है। जिनमें कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार को अधिकार देता है? वो अनुच्छेद 32 से संवैधानिक उपचार प्रदान करता है, अनुच्छेद 32 है। तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार संबंधी प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार संबंधी प्रावधान का अधिकार है मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार है निम्न स्वयं ही एक अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। किसकी आत्मा? तो संविधान की आत्मा कहा है। किसने प्रकार की रीट जारी करता? अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा की गई है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीटें जारी करता है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर परमादेश है, फिर परमादेश हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध मतलब मना करना है, अधिकार प्रेक्षा है और फिर उत्प्रेक्षण है। ये 5 प्रकार की रीटें हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से शक्ति उच्च न्यायालय को दी गई है 226 के तहत। किसके तहत? तो 226 के तहत। किसको प्रदान की गई है? 226 के तहत? तो हाई कोर्ट को। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रीटें हैं? तो 5 प्रकार की रीटें हैं। कई प्रकार की? 5 प्रकार की। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबिस कार्पस, फिर परमादेश मेंडमस है, प्रतिषेध मतलब प्रोविजंस है, फिर अधिकार प्रेक्षा को वारंटो है, फिर उत्प्रेक्षण है। भारतीय संविधान में पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 है। वो अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 40 है। किसके गठन से? पंचायत के गठन से। तो संविधान के अनुच्छेद 40 संविधान के अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन करेगा। राज्य ग्राम पंचायतों को गठन करेगा, इसके लिए कदम उठाएगा, इसकी ऐसी शक्ति अथवा प्राधिकार प्रदान करेगा जो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हैं। अनुच्छेद 40 को व्यवहार में लाने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 और संविधान के भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची भाग 9 है, अनुसूची 11 है से जोड़कर पंचायतों संबंधी प्रावधान किया गया। नगर पालिका का गठन भाग 9 के का में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। भाग 9 का है और 12वीं अनुसूची है जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में से जोड़ा गया है। 2011 में 57वां संविधान संशोधन हुआ। 2011 में 97वें संविधान संशोधन भाग 9 के खा में की स्थापना की गई, जिसमें सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। इनकी व्यवस्था अनुच्छेद 243 या जा से लगा करके 243 के या न तक हैं। पंचायती राज व्यवस्था गांधी जी के सपनों का भारत है। भारत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन है? तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन बाद में जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 48 के काम में किसके काम में? तो 48 के काम में जोड़ा गया है। 48 के काम में जोड़ा गया है। देखते हैं 48 के काम में किसका प्रावधान है। तो 48 के काम में किसका प्रावधान किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 48 के का के तहत पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का उपबंध है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन का उपबंध किया गया है। राज्य और देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का उपबंध किया गया। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
48 के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिकता तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा तथा 47 में क्या गया, राज्य लोगों के पोषण स्तर तथा जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन मिलता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन मिलता है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है तथा 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण है। 50 में किसका उल्लेख किया गया है, तो कार्यपालिका के न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से उपबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से उपबंधित है? वो है 51 है। 51 में उल्लेख किया गया है। 51 के अंतर्गत राजनीतिक तत्व अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि करते हैं। एक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि होती है। बी में यहाँ कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की वृद्धि होती है। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखना था। सी के अंतर्गत संगठित लोगों को एक दूसरे के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का है। डी में यह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यम से निपटाने को प्रोत्साहित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विवाद को प्रोत्साहित किया गया है निपटाने के लिए। निम्न में से भारतीय संविधान में निर्दिष्ट भाग 4 के अंतर्गत पंच निर्माण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विवाद को प्रोत्साहित करता है। अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 51 के तहत प्रावधान किया गया। किसके तहत? तो अनुच्छेद 51 के तहत क्या किया गया है? तो प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत का कौन सा संविधान विदेश की नीति से संबंधित है? वो 51वां संविधान है जो विदेश की नीति से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? वो 51 है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है? 51। फिर मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख 51 में किया गया। भाग 4 के 51 में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1978 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जिनकी संख्या 10 थी। कितनी थी? 10 थी मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? तो 51 के 1 से संबंधित है। 51 के 1 से संबंधित है मौलिक कर्तव्य। लिखा हुआ है भारत के राष्ट्रपति के पद अवधि और पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष, पद की अवधि से लगा पद ग्रहण की तिथि से, किंतु वह पुनर्निर्वाचन के पात्र है। यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो अनुच्छेद 56 और 57 में कहा गया। भारत के राष्ट्रपति की पद की अवधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचित का पात्र है। वह पुनः फिर से निर्वाचित हो सकते। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? 56 और 57। अनुच्छेद 56 और 57 में इसका उपबंध किया गया है। देखते हैं अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति को अपने पद ग्रहण की तिथि, पद जिस दिन से ग्रहण किया है, से 5 वर्ष तक की अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है। 57 में क्या कहा गया है? भारत के राष्ट्रपति पदस्थ व्यक्ति दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुनाव के उम्मीदवार बन सकता है। मतलब वो पदस्थ किया गया, दूसरे कार्यकाल में भी वह चुनाव लड़ सकता है। हालांकि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी बार भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, इसके बारे में संविधान जो है एकदम चुप्पी साधे हुए है, मौन है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो राष्ट्रपति की प्रक्रिया का यह अनुच्छेद 51 का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? 51 61 का
कौन सा अनुच्छेद है? 51 नहीं 61 है, जिस पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। कौन सा अनुच्छेद है? 61 है। क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया है। किस पर है? तो राष्ट्रपति पर है। कौन सा अनुच्छेद है? तो 61 है। 61 में किसका वर्णन है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की। 52 में क्या कहा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 में क्या कहा गया? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 57 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित के लिए पात्र होगा। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित के लिए पात्र होगा, ये बात 57 में कही गई है। 59 में क्या गया? राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं उसके भत्ते उसके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते हैं। 59 में कहा गया राष्ट्रपति की उपलब्धियां उसके वेतन भत्ते हैं कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते हैं। कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति संविधान के भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य है? तो वो है अनुच्छेद 74वां। अनुच्छेद कौन सा है? 74। अनुच्छेद 74 है। 74 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग उसी सलाह पर करेगा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 ईस्वी में, कब 1978 में किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक उपबंध किया गया था। क्या उपबंध किया गया है या जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्निर्वाचन के लिए लौटा सकता है। एक बार पुनर्निर्वाचन के लिए वह लौटा सकता है, परंतु पुनर्निर्वाचन के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करने के लिए बाध्य होगा। वह कार्य करने के लिए क्या होगा? बाध्य होगा। 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक धन विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। 368 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत क्या है? तो विधेयक और साधारण संबंधित विधेयक जो है वो धन विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। वह पुनर्निर्वाचन के लिए लौटा नहीं सकता है। वह पुनर्निर्वाचन के लिए भी नहीं लौटा सकता है। ऐसा उपबंध किया गया है। 43 में क्या कहा गया है? इसके अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है। जो इंडिया का राष्ट्रपति है भारत का, वह संघीय कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 74 है, जिसमें इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया जाता है। सूचना का अधिकार दिया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया जाता है? अनुच्छेद 78 है। 78 अनुच्छेद 78 के अंतर्गत सूचना का अधिकार दिया जाता है। 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह प्रशासनिक और विधायन मामले और मंत्रिपरिषद के निर्णयों संबंधी राष्ट्रपति को सूचना दे और राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया? धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया 109 में है। कहा है धन विधेयक है, किस में? 109 में है। 109 में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। धन विधेयक की परिभाषा के 110 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? 110 में वर्णित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद है जिसका संबंध वित्त विधेयक से है? कौन सा अनुच्छेद है जिसका संबंध वित्त विधेयक से है? तो संविधान का संबंध किससे है? 109 से है। 109 से इसका संबंध वित्त विधेयक से है। वित्त विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो वित्त विधेयक को 110 में परिभाषित किया है। किसमें परिभाषित किया गया है? तो वित्त विधेयक को 110 में परिभाषित किया गया है। क्या कहा गया है? 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को किसमें परिभाषित किया गया है? 110 में परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को किसमें परिभाषित किया गया है? 110 में। 110 के अनुसार अनुच्छेद कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि केवल निम्न में से सभी विषयों से उपबंधित है। सभी विषयों से उपबंधित है तब वो समझा जाएगा। देखो नंबर 1, किसी कर का अधिरोपण होता हो तब समझा जाएगा धन विधेयक, तथा उत्साधन होता हो, तथा परिहार है, उत्परिवर्तन है, विनियमन है, सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन है,
तब इसे वित्त धन विधेयक समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? धन विधेयक। किस अनुच्छेद में? 110 में है। भारत की संचित निधि अथवा आकस्मिक निधि में धन जमा करना या निकालना, तब भी समझा जाएगा। किसी व्यय को भारत के संचित निधि पर भारित घोषित करना और या बढ़ाना, तब भी समझा जाएगा। भारत में संचित निधि भारत में लोक सेवा मध्य धन प्राप्त करने अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा करने और उसके निर्गमन और संघ और राज्य के लेखाओं का सपरीक्षण आदि समझा जाएगा। किसमें? धन विधेयक में। किस अनुच्छेद में? 110 में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन का प्रावधान किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 124। 124 के तहत क्या प्रावधान किया गया? 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना उसके गठन का प्रावधान किया गया। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या और न्यायाधीशों की संख्या के अतिरिक्त 7 थी। जब उच्चतम न्यायालय बना है तो न्यायाधीशों के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य 7 थे। ध्यातव्य है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 30 से 33 कर दी गई है। वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश प्लस 1 34 हो गई है। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। तदर्थ न्यायाधीश किस अनुच्छेद में है? तो 127 में। कौन से न्यायाधीश हैं? तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 27 में तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है। तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था भारतीय संविधान में 127 के अनुच्छेद के तहत मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय का सत्र आयोजित करने तथा चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की गणपूर्त प्राप्त न होने पर की जाती है। जब गणपूर्त प्राप्त नहीं होती है तब की जाती है। उच्चतम न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो संबंधित उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को परामर्श के बाद तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। तदर्थ न्यायाधीश केवल उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं। तदर्थ न्यायाधीश केवल उच्चतम न्यायालय में ही नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय व आदेश के पुनर्परीक्षण की शक्ति है। तो अनुच्छेद 137 है जिसमें वह अपने निर्णय के विरुद्ध पुनर्विलोकन कर सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय व आदेश को पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान की गई है। और 136 के तहत उच्चतम न्यायालय को विशेष अनुमति से अपील का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय से विशेष अनुमति से अपील का प्रावधान भी किया गया है। भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्ति प्रदान करता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 148 में है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की किसमें है? अनुच्छेद 48 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। 148 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसमें? 148 में है। यह राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। यह अपने पद पर उसी रीत अथवा आधार पर हटाया जाएगा जिस रीत के आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। 149 के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियाँ दी गई हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है? तो 49 में। 149 में। 150 में संघ और राज्य के लेखों का प्रारूप है। संघ और राज्य के लेखाओं का प्रारूप है 150 में। किसका है?
संघ और राज्य के लेखों का प्रयोग 149 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ बताई गई हैं। नियंत्रक और महालेखा के कर्तव्य उसकी शक्तियाँ बताई गई हैं। अगला देखिए, राष्ट्रपति को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का अधिकार भारतीय संविधान में प्रस्तावित किया गया है 148 में। किसमें किया गया है? तो 148 में किया गया है। किसको किया गया है? तो ये राज्यपाल के बारे में जानते हैं। तो राज्यपाल किस अनुच्छेद में है? राज्य का राज्यपाल तो 153 में राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्य के राज्यपाल के उल्लेख किया गया है 153 में। राज्य के राज्यपाल का उल्लेख है 153 में। 54 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य में निहित होगी। यह किसमें है? तो अनुच्छेद 54 में कहा गया है। फिर 55 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल है। 156 में क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल है। 162 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। 165 में क्या है? राज्य का महाधिवक्ता है। 165 में क्या है? राज्य का महाधिवक्ता है। 167 में क्या है? तो ये इम्पोर्टेंट। 167 में मुख्यमंत्री का दायित्व होगा कि राज्यों के कर्तव्य और प्रशासन संबंधी विधान विषय प्रस्तावनाओं से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करेंगे। किसको सूचित करेंगे? तो राज्यपाल को सूचित करेंगे सभी विषय। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में इन बातों को छोड़कर राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है? अन्य कार्य निर्वाह से सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, उसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यह प्रावधान किसमें है? तो 163 में कहा गया। 163 में कहा गया। 163 में देखो को क्या गया है। 163 के अनुच्छेद में कहा गया है राज्यपाल को परामर्श और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, उसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 167 में है। मुख्यमंत्री के दायित्व उसके कार्यों का निर्वाह। 167 के अंतर्गत राज्यपाल को जानकारी देने, उसे उपबंधित करने, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 162 में राज्य की कार्यपालिका और शक्ति का विस्तार है। उसके अनुसार संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिससे के संदर्भ में उस विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 168 में राज्य के विधानमंडल के गठन का प्रावधान। राज्य के विधानमंडल के गठन का प्रावधान। 169 में राज्यों के विधान परिषद का गठन है। 169 में राज्यों के विधान परिषद के गठन और उसके उत्सादन की बात की गई है। विधान परिषद जो केवल इस समय कितने राज्य में है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है? वो अनुच्छेद है 169। कौन सा अनुच्छेद है? 169 अनुच्छेद है। 169 में विधान परिषद के गठन और समाप्ति से संबंधित है। किसी राज्य की विधानसभा अपने बहुमत से उपस्थित मतदाता करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर देती है तो संसद संबंधित राज्य की विधान परिषद का उत्सादन और सृजन कर सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है? तो राज्यपाल है किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रख सकता है। वो कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद 200 है। वो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 200 है। अनुच्छेद 200 का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 200 में जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा विधान परिषद वाले राज्यों के विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित कर दिया जाता है तो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल घोषित करेगा कि उस विधेयक पर अनुमति रोक लेता है। उस विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी कर सकता है। जब बंद किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रख सकता है? तो वो है अनुच्छेद 200 है जो
राष्ट्रपति रख सकता है। जिला जज की नियुक्ति और उसके उपबंध से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है जो जिला में जज की नियुक्ति होती है उससे संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो 233, वो अनुच्छेद 233 है, इसमें जिला जज की नियुक्ति से संबंधित है। जिला जज की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। इसके अनुसार राज्य के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होने वाले व्यक्ति की नियुक्ति जिला न्यायाधीश की पदस्थापना प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य से संबंधित अधिकाधिक का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श करके करेगा। उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस अनुच्छेद में? तो अवशिष्ट शक्तियाँ किस अनुच्छेद में हैं? तो 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है। 2 है, फिर 2 दूना 4, 4 दूनी 8। तो इसमें अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अगला देखिए 135 अनुच्छेद 135 के तहत विद्यमान विधि के अधीन, विद्यमान किसके अधीन? विद्यमान विधि के अधीन। किसके अधीन? विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता एवं शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोतव्य होगा। 135 में है कि विद्यमान विधि के अधीन, जो विद्यमान विधि है उसके अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और उसकी शक्तियाँ उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोतव्य होगा कहा गया है। 245 में क्या कहा गया? 245 में संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र और उसके किसी भी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य और उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। 245 में क्या कहा गया? संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र उसे किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य के विधानमंडल संपूर्ण राज्य अथवा उसके किसी भी भाग विधि बना सकेगा। यह बंद किया गया। 147 में क्या है? 247 में तो संसद को अधिकार है। 247 में क्या है? संसद को अधिकार है। किसको? संसद को। किसमें? 247 में कि कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। कुछ अतिरिक्त न्यायालय भी स्थापित किए जा सकते हैं 247 के अंतर्गत। 248 में क्या है? 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ जो संघीय संसद को सौंपी गई हैं। जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं जो हमने कनाडा से ली है वो किसको सौंपी गई हैं? तो संसद को सौंपी गई हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ विधायी शक्तियाँ भारत की संसद को सौंप दी गई हैं। 247 में क्या है? संसद को अधिकार है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकता है। 248 में क्या है? तो ये जो है इस पर कानून अवशिष्ट शक्तियों पर संघ सरकार को कानून बनने का अधिकार है। 245 में क्या है? 245 में क्या है? तो संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा किसी भी भाग के लिए विधि बना सकेगी। 245 में कहा गया है कोई भी राज्य हो उससे संबंधित संसद कानून बना सकेगी। अच्छा 135 में क्या कहा गया है? तो विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता एवं शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत कर सकती है। तो वो अनुच्छेद करता है 249। वो कौन सा अनुच्छेद है? 249। देखते हैं इसमें क्या है। तो 249 के तहत राज्यसभा अपने उपस्थित मतदान देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक होगा। संसद उस विषय पर विधि बना सकती है। ऐसी विधि संपूर्ण भारत के किसी भी भाग में बनाई जा सकती है। राज्यसभा का संकल्प 1 वर्ष तक प्रवर्तन में रहता है। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक। 1 वर्ष के पश्चात राज्यसभा पुनः संकल्प पारित कर सकती है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद कौन सा है? 249 है। संसद किसी भी विषय पर कानून क्या कर सकती है? बना सकती है। किसमें कहा गया है? तो 249 में कहा गया है। भारत संविधान कौन संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर अधिकार बनाने का प्रावधान है? तो वह अनुच्छेद है 239। वह कौन सा अनुच्छेद है? वह अनुच्छेद है 239। संविधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी भी 249 के अंतर्गत कहा गया है। 249 के अंतर्गत कहा गया है। तो 249 के अंतर्गत अधिकार संबंधित है। किससे संबंधित है? लोक से राज्यसभा से। 249 के अंतर्गत अधिकार किससे संबंधित है? 200 तो राज्यसभा से संबंधित है। राज्यसभा से संबंधित है। भारतीय संविधान के बीच केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध का उल्लेख किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच जो प्रशासनिक संबंध है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? कई संबंध प्रशासनिक संबंध के मध्य केंद्र और राज्य के मध्य किस अनुच्छेद में है? तो 256 से 263। 256 से 263। तो 256 से 263 से केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के 11वें भाग में भारतीय संविधान का कौन सा भाग है? 11वें भाग में संघ और राज्य के बीच संबंधों का वर्णन है। 11वें भाग में संघ और राज्य के बीच संबंधों का वर्णन है। इसी भाग के दूसरे अध्याय में 256 के अनुच्छेद 256 से लगाकर 263 तक केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध है। 256 से लगा के 263 तक केंद्र और राज्य के बीच कई संबंध है? प्रशासनिक संबंध है। संविधान के 11वें भाग के पहले अध्याय में 245 से 255 तक 245 से 255 तक केंद्र और राज्य के बीच या संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध वर्णित हैं। कई संबंध है तो विधायी संबंध है। किस अनुच्छेद से? तो 245 से। किस अनुच्छेद से? 245 से 255 तक वर्णित किए गए हैं। लेकिन प्रशासनिक संबंध 256 से लगा के 263 तथा विधायी संबंध का वर्णन 245 से लगा करके 255 तक है। तो विधायी संबंध राज्य और संघ और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 12 में है। किस भाग में है? 12। तो केंद्र और राज्य के में जो वित्तीय संबंध है किस भाग में है? 12 में है। अनुच्छेद 268 से 281। अनुच्छेद 268 से 281 कौन से संबंधित हैं? वित्त संबंध है केंद्र और राज्य के बीच। किस अनुच्छेद से? तो 268 से लगा कर 281 किस भाग में है? 12 में है। और जो विधायी संबंध है किस भाग में है? तो 11 भाग में है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 245 से 255 तक। 245 से 255 तक है। तथा प्रशासनिक संबंध का उल्लेख किसमें किया गया? तो 256 से 263 तक। 256 से 263 तक उल्लेख मिलता है। तथा सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? तो कौन सा अनुच्छेद था? सरकारिया कमीशन द्वारा एक सरकारिया कमीशन बना था अंतर्राष्ट्रीय परिषद। कौन सी परिषद? अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो संविधान का अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया था। देखते हैं 263 के बारे में क्या है। तो 263 केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की शक्ति प्रदान की। केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद हुई है तो उसको समन्वय बनाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। यदि ऐसा प्रतीत हो इसकी स्थापना लोकहित की सिद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का निर्माण स्रोत संवैधानिक है। संविधान में उल्लेखनीय प्रावधान के तहत इसकी स्थापना होती है। ध्यानतः सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन की संस्तुति की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन की संस्तुति किसने की थी? तो सरकारिया कमीशन ने की थी। किसने की थी? तो सरकारिया कमीशन ने की थी। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया। तो अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं ये किस अनुच्छेद में है? तो 212 में है। इसे राज्यसभा को एक अनन्य अधिकार प्राप्त है अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवाओं। तो 212 के अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। तो 216 में के अंतर्गत
भारत के बाहर राज्य क्षेत्र से संबंधित है। राज्य क्षेत्र से संबंधित 260 किससे संबंधित है? भारत के बाहर के राज्य क्षेत्र से संबंध में संघ की अधिकारिता का उल्लेख है। 300 में क्या है? वाद एवं कर्मचारियों का उल्लेख है। 300 में क्या है? वाद एवं कर्मचारी का उल्लेख है। 315 में संघ और राज्य के बीच लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। संघ और लोक सेवा आयोग के बीच 300 में है क्या है? तो 300 में है वाद है और कार्यवाही का उल्लेख, वाद और कार्यवाही का उल्लेख है। तथा 260 के अंतर्गत भारत के बाहर के राज्य क्षेत्र से संबंध में संघ की अधिकारिता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती है? कौन सा अनुच्छेद है जो साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती है? वो कौन सा है? 312 है। 312 में कहा है नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने का अधिकार है के विषय में किया गया। 312 में क्या? राज्यसभा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य का समर्थन संकल्प द्वारा घोषित करती है। राष्ट्रीय हित में कोई ऐसा यह समझा जाए तो संसद विधि बनाकर अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। यह उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। निर्वाचन आयोग तो 324 के तहत संसद, विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अधीनस्थ निर्देशन और नियंत्रण के लिए एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। यह निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय किस अनुच्छेद में है? तो 324 में इसका उल्लेख है। किसका? निर्वाचन आयोग का। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो 324 में किया गया निर्वाचन आयोग का उल्लेख। निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है तो 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। किसमें? 324 में। संविधान के निम्नलिखित में निर्वाचक नामावली धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग के आधार पर तैयार नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 325 में कहा गया है कि जो नामावली तैयार की जाएगी, निर्वाचक नामावली धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग के आधार पर नहीं तैयार की जाएगी। 300 बात कही गई है। 325 में देखते हैं 325 में किसका उल्लेख है। 325 में तो 325 में किसका उल्लेख किया गया? 325 के अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रदेश में निर्वाचक क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचक नामावली होगी। केवल धर्म, जाति, मूल, लिंग और किसी भी आधार पर कोई व्यक्ति को नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा। उसे निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचक नामावली से संबंधित दिए जाने का दावा नहीं कर सकेगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्राप्त है? वयस्क मताधिकार प्राप्त है वो अनुच्छेद कौन सा है? 326 है। 326 के अंतर्गत आप 18 वर्ष के हो जाएं, आपको वयस्क मताधिकार प्राप्त हो जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार भारत का ऐसा नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुका है, संविधान अथवा समुचित विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन अनिवास, चित्र विकृत अपराध और भ्रष्ट और अवैध अपराध के आधार पर अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया गया हो तो किसी भी निर्वाचक क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत है, वह लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में मत देने का हकदार होगा। 226 के तहत नागरिकों को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार है। तो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख किसमें है? तो 26 में किया गया है। 333 में क्या सुनिश्चित किया गया? 333 में राज्य की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का जो कि निर्वासित कर दिया गया है।
अनुच्छेद 333 में राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था। कहा गया था कि यदि किसी राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो इस समुदाय में एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत किया जा सकता था। संविधान का अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षण है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कहाँ आरक्षण है? लोकसभा में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 330 के अंतर्गत। तो 331 में क्या है? 331 में क्या है? तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किया गया है। तो 332 में किसका उल्लेख किया गया है? तो 332 में राज्य की 332 में किसका उल्लेख है? तो राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। लोकसभा में कहाँ पर? तो लोकसभा में। तो लोकसभा में विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के मनोनीत किए जाने का प्रावधान 25 जनवरी 2020 को समाप्त कर दिया गया। 25 जनवरी 2020 को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है। 344 में किसमें है? तो 344 में किसमें कहा गया? तो 344 में कहा गया है। तो संविधान में तो भारत के राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग का प्रावधान किया गया है। 344 में किया गया है। 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया था। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कब किया था? तो 7 जून 1955 में। किसकी अध्यक्षता में? तो बीजी खेर की अध्यक्षता में। संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी किस भाग में? 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। तब 243 के एक में क्या उपबंध किया गया है? संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देश दिए जाने की समुचित प्रावधान किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो 350 की मातृभाषा में आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं, यह बात कही गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 350 की 1 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। प्रत्येक राज्य अथवा राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकृत भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा की प्राथमिकता स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था का प्रयास करेगा। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो उसे राज्य में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दे सकेगा। 350 की 1 में 7वां संविधान संशोधन 1956 में जोड़ा गया था। 7वां संविधान संशोधन था 1956 में जोड़ा गया था 350 की में। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधायी अधिकार संसद को सौंप सकती है? तो विधायी अधिकार संसद को सौंप सकती है। तो 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकती है? तो विधायी अधिकार संसद को 356 के अनुसार। किसके अनुसार? तो 356 के अनुसार।